हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज ये वीडियो में मैं आपको जो प्रीवियस ईयर का जो बोर्ड का पेपर था इकोनॉमिक्स का वो आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि कितना सिंपल पेपर बोर्ड पूछता है और कौन से टाइप से अपने को पढ़ाई करना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे आपको दिखेंगे यहाँ पे जो सारे एक्सरसाइज से आते हैं। तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे पहले अपने को एक्सरसाइज बेटर तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा और बाद में बुक के अंदर का मसाला पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना सिंपल सिंपल चीज बोर्ड ने पूछा था और कैसा पेपर पैटर्न है। और बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स के पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसा करना है, कौन से क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम देना है। तो वीडियो अंत तक देखना ताकि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर भी पता चले और कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है वो भी आपको पता चले। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या नाम से जाना जाता है? इनकम थ्योरी नहीं होगा क्योंकि इनकम तो मैक्रो में आता है। ग्रोथ थ्योरी ये भी मैक्रो में आता है। एम्प्लॉयमेंट ये भी मैक्रो में आता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो ये है क्या? प्राइस थ्योरी। इसका परफेक्ट आंसर आपको प्राइस थ्योरी है बिकॉज प्राइस थ्योरी नाम का फीचर्स आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स में मिलेगा। आगे लिख के दिया है मनी मार्केट फेसेस द शॉर्टेज ऑफ फंड्स ड्यू टू। मनी मार्केट में फंड की कमी आ सकती है। कब मनी मार्केट में फंड की कमी कब आ सकती है? तो मनी मार्केट में फंड की कमी आने के पीछे का मेन रीजन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं हो सकता, ग्रोइंग डिमांड और कैश ये भी नहीं हो सकता। तो मनी मार्केट में फाइनेंस की कमी तब आ सकती है जब जब लोगों का सेविंग कम होगा। मतलब जब ज्यादा लोग मार्केट में सेविंग करेंगे, जब ज्यादा लोग बैंक में सेविंग करोगे तब मनी मार्केट में कभी कभी नहीं आ सकती। तो कमी कब आ सकती है? जब लोगों का सेविंग कैसा होगा? इनएडिक्वेट, कम होगा। तो ये उसका करेक्ट आंसर है। उसके आगे अपना क्वेश्चन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बिकम निगेटिव। ये जो एमयू ये एमयू क्या बनता है? निगेटिव व्हेन टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज फॉलिंग। मैंने ऑलरेडी टॉपिक नंबर 2 के ऊपर वीडियोस बनाए हैं कि टॉपिक नंबर 2 का है। तो एमयू निगेटिव कब बनता है? एमयू निगेटिव तब बनता है जब तुम्हारा टीयू पहले बढ़ते जाता है, फिर सर्टेन पॉइंट तक बढ़ता है और एक बाद में वो कम हो जाता है। तो जब वो कम होने लगता है मतलब फॉल होने लगता है, जैसे कि मान लो टीयू पहले 50 है और बाद में जब वो 45 होता है, कम होता है, तब जाके अपना एमयू जो है वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अगला पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज। पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑफ एनी गवर्नमेंट शोज, देखो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग कभी नहीं हो सकता, फ्लक्चुएटिंग बदलता तो रहता है लेकिन बदलने से अच्छा कभी कम कभी ज्यादा ऐसा नहीं, वो ऑलवेज ऐसा ही रहता है, इंक्रीजिंग। गवर्नमेंट का जो खर्चा है ना वो कभी कांस्टेंट या कम या तो कम ज्यादा ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट का खर्चा ऑलवेज इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही होता है। हमेशा गवर्नमेंट का खर्चा क्या होता है? बढ़ते ही रहता है। उसके आगे द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। तो ये जो डिमांड है इसका तुम्हारा इनकम एंड डिमांड के बीच का जो इनकम एंड जो डिमांड के बीच का जो रिलेशन है वो ऑलवेज कैसा रहता है? इनवर्स, ऑलवेज इनवर्स। तो इनकम एंड डिमांड के बीच का जो डिमांड है क्या रिलेशन है वो ऑलवेज कैसा रहता है? इनवर्स। क्योंकि देखो जब इंसान के पास इनकम ज्यादा रहता है तब उसका डिमांड जो है ना वो कम होता है। इनकम ज्यादा रहता है तब डिमांड उसका कम होता है। ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? नहीं। द रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। तो नॉर्मली ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। जब इंसान का इनकम ज्यादा रहता है तब उसका जो डिमांड है वो भी ज्यादा ही रहता है। लेकिन कौन से गुड्स में, कौन से गुड्स के बारे में?
जो गुड्स सुपेरियर होते हैं, सुपेरियर मतलब ज्यादा टाइम टिकते हैं। ये कौन से गुड्स है? इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब क्या? जो गुड्स खराब होते तो मान लो भले इंसान का डिमांड इनकम ज्यादा भी रहेगा तो भी खराब होने वाले गुड्स वो ज्यादा खरीदता नहीं, तो इनकम ज्यादा रहेगा तो भी उसका डिमांड जो है वो कम ही रहता है, क्योंकि ये गुड्स कैसे? इंफीरियर। इंफीरियर मतलब मैंने बोला खराब होने वाले गुड्स, तो खराब होने वाले गुड्स इनकम ज्यादा हो गया तो भी डिमांड कम रहता है, मतलब ये ऊपर ये नीचे, तो ये दोनों एक दूसरे के टोटली अपोजिट है, मतलब इनका आपस में रिलेशन जो है वो कैसा है? इनवर्स है। ठीक है, तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे पता चले, सिंपल ऑब्जेक्टिव पूछे थे, सोच सोच के भी आपको ये आ सकते थे। अगला क्वेश्चन, रिवेन्यू कॉन्सेप्ट। इसमें अपने को ऑड वन आउट ढूंढना है, ऑड वन आउट। फाइंड द ऑड वन आउट। रिवेन्यू कंसेप्ट देखो ऊपर लिख के भी दिया है, रिवेन्यू के कंसेप्ट। तो ये रिवेन्यू का कंसेप्ट है, टोटल रिवेन्यू। ये भी रिवेन्यू का है, ये भी रिवेन्यू का है, लेकिन एवरीवन नो ये तो रिवेन्यू का नहीं है, क्वास्ट का है, मतलब ये ऑड वन आउट है, ये राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको पूछा, दैट इज क्वांटिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल करने के टोटल दो टूल्स है, एक है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। तो अगर आप देखने जाएंगे तो ये क्वांटिटेटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव है, ये भी क्वांटिटेटिव है, लेकिन ये जो है ये क्वांटिटेटिव में नहीं आता, तो ये ऑड वन आउट है। उसके बाद में आगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत बड़ा क्वेश्चन है टॉपिक नंबर 1 में। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उसके अंदर थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, उसके अंदर थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग वो भी है, यस, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ये भी है। ये तो 3 पॉइंट है, लेकिन ये जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये और वर्ड है, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो माइक्रो में नहीं आता, ये मैक्रो में आता है। उसके बाद में नॉन टैक्स डिवाइड, फीस, यस फीस नॉन टैक्स है, पेनल्टी नॉन टैक्स है, स्पेशल लीव नॉन टैक्स है। नॉन टैक्स इसके नाम में ये तो टैक्स है, मतलब ये ऑड वन आउट है। ठीक है, उसके बाद में देखो कितना सिंपल पूछा है, टाइप्स ऑफ सिंपल इंडेक्स। टॉपिक नंबर कौन सा? 6। टॉपिक नंबर 6 में ही टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में सिंपल इंडेक्स के टाइप्स, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, ये सिंपल इंडेक्स के टाइप्स है। लेकिन ये जो है लास्ट ईयर, ये सिंपल इंडेक्स का टाइप नहीं है, ये जो लास्ट ईयर है वो वेटेड इंडेक्स का टाइप है, मतलब ये ऑड वन आउट है। ठीक है, यस, तो ये भी आपको मालूम पड़ा, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। ये गिव एन इकोनॉमिक टर्म, गिव एन इकोनॉमिक टर्म, इसका आंसर जो है अपने को एक शब्द में लिखना है, एक शब्द में अपने को इसका आंसर लिखना है। The volume of commodities and saving turn out during a given period counted without a duplication। तो ऐसा कौन सा चीज है जिसमें वैल्यू गिना जाता है? इसका वैल्यू गिना जाता है गुड्स का एंड सर्विसेज का एक पर्टिकुलर पीरियड का, विदाउट डुप्लीकेशन, मतलब बार बार वही वैल्यू नहीं गिनेंगे, एक बार उसको का वैल्यू एक ही बार ले जाएगा। तो ये डेफिनेशन है नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम का मतलब ही होता है मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। उसके बाद में अगला डिजायर, डिजायर which is backed by willingness to purchase and ability to क्या पे। तो एवरीवन नो ये सबसे सिंपल डिमांड, डिमांड का डेफिनेशन है, इसको डिमांड बोलेंगे। डिमांड मींस डिजायर, डिमांड मींस डिजायर एंड विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, ये डेफिनेशन है, डिजायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, डिमांड का डेफिनेशन। उसके बाद में डिग्री, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स, क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंजेस इन इट्स प्राइस। देखो डिमांड में बदलाव आया
किसमें बदलाव आने के कारण? प्राइस में। तो डिमांड बदला, प्राइस बदलने के कारण, तो इसको आपको पता है ये इलास्टिसिटी का टाइप है, उसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके आगे वेरी रियलिस्टिक कंपटीशन इन नेचर। ऐसा कौन सा मार्केट है जो वेरी रियलिस्टिक रहता है? तो रियलिस्टिक वाला एक ही मार्केट है, दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला जो मार्केट है वो बहुत रियलिस्टिक है। उसके आगे स्वाति परचेज रेनकोट। स्वाति ने क्या परचेज किया? रेनकोट, उसके फादर के लिए, कभी? रेनी सीजन। तो आपको पता है ये यूटिलिटी का एग्जांपल है। कौन सा यूटिलिटी का? टाइम, क्योंकि टाइम आ गया कौन से सीजन का? रेनी सीजन का। और रेनी सीजन के टाइम पे उसने रेनकोट खरीदा, तो यहाँ पे एग्जांपल आंसर आएगा टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद में और एक ऑब्जेक्टिव है आपके सामने। टोटल आप लोगों को ऑब्जेक्टिव 4 क्वेश्चन आते हैं। वन इज ये ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। अभी यहां पे क्वेश्चन पूछा है, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यस, करेक्ट है। परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी वस्तु का प्राइस जो है वो किसके ऊपर तय होता है? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। बिकॉज ऐसा आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रीफ भी है। प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज नॉट पॉसिबल। वहां पे है the number of buyers and sellers is so large that one person cannot influence the price। देखो ये भी सेंटर 100% राइट है कि परफेक्ट कंपटीशन में बायर एंड सेलर बहुत ज्यादा होते हैं और वो कभी भी वस्तु का प्राइस क्या बोलते हैं बदल नहीं सकते। तो बोथ ये देखो ए ट्रू एंड आर फॉल्स हो ही नहीं सकता क्योंकि आर भी ट्रू है। ए फॉल्स ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ए भी ट्रू है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये सही है। इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये 100% राइट है। ये जो आर है एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका ए का, कि वस्तु का प्राइस डिमांड और सप्लाई के ऊपर तय होता है और कोई भी चाहकर भी उसका प्राइस क्या नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। तो ये आपको मालूम पड़ा, ये 100% यही करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 इज राइट। द नेक्स्ट वन दैट इज क्या लिखा है देखो, a change in quantity demanded of one commodity due to change in price of other commodities क्रॉस इलास्टिसिटी। रॉन्ग, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिकॉज एक वस्तु का प्राइस बदलने से दूसरे वस्तु के डिमांड के ऊपर असर गिरता है, उसको ही क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। राइट है। उसके बाद में लिख के दिया है चेंजेस इन कंज्यूमर इनकम लीड्स टू चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड। यस, 100% करेक्ट। इंसान का इनकम बदला तो इंसान का डिमांड भी क्या होता है, बदलता है। तो यहाँ पे ये ट्रू फॉल्स हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने बोला दोनों राइट है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज ये दोनों सेंटेंस जो है ना, दोनों सेंटेंस ये दूसरे के अपोजिट है। ये क्रॉस इलास्टिसिटी का है और ये इनकम इलास्टिसिटी का है। तो ए और आर राइट तो है, लेकिन आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद में अगला जो है दैट इज क्या बोला है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट काउंटेड इन द नेशनल इनकम। राइट है, नेशनल इनकम में सेल्फ कंजम्पशन काउंट नहीं होता। 100% राइट है। A product kept for the self consumption do not enter in the market। Yes, 100% राइट है।
जो वस्तु बनाया और खुद के लिए रखा वो मार्केट में आता ही नहीं, तो ये भी राइट है। तो अगर वो मार्केट में आता नहीं मतलब उसका वैल्यू नहीं, और उसका वैल्यू नहीं तो उसको नेशनल इनकम में गिना जाता भी नहीं है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये इसका ऑप्शन 100% राइट है। उसके आगे क्या बोला है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक, कुछ भी बोलता है। फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट इसका अंडरटेकन कमर्शियल बैंक नहीं करता, वो तो सेंट्रल बैंक करता है। मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। RBI has to maintain the official rate of exchange rupees and ensure its stability. Yes, ये RBI का काम है। देश के अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना ये RBI का काम है। मतलब ए फॉल्स है और ये ट्रू है, ऐसा कोई ऑप्शन? या सेकेंड वाला ऑप्शन इज 100% राइट। उसके बाद नंबर 5, सप्लाई इज रिलेटिव टर्म। सप्लाई इज रिलेटिव टर्म, तो सप्लाई का रिलेशन जो है वो होता है किसके साथ? टाइम एंड प्राइस, तो रिलेटिव ए। देन सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन विद, देखो दिख के दिया है, टाइम एंड प्राइस, टाइम एंड प्राइस। लेकिन ये रॉन्ग है, ये नहीं आता, ये नहीं आता। तो यहाँ पे ए ट्रू है, आता है टाइम एंड क्वांटिटी, ये भी राइट है। बिकॉज सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी सप्लाई बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ सर्टेन प्राइस। मतलब यहाँ पे क्वांटिटी भी आता है, प्राइस भी आता है, टाइम भी आता है, मतलब ये भी राइट है। कोई ऑप्शन बोथ, हाँ यस ये राइट है। बोथ ए एंड आर इज अ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ये 100% क्या है? राइट है। ठीक है, तो ये आपको मालूम पड़ा ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर के पेपर के। यहाँ पे आपको पूरे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। एक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है जहां पे अपने को आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आता है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, देखो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे अपने को लिखना है अ टेबल सेलर सोल्ड द टेबल। एक टेबल सेलर है और टेबल को सोल्ड कर रहा है 2000 रुपया पर पीस। एक टेबल 2000 रुपये में जाएगा। In this way, he sold 15 tables and earned 30,000. तो यहाँ पे उसने 15 टेबल बेचे, एक टेबल 2000 में बेचा और उसको टोटल कितना पैसा मिला? 30,000। तो यहाँ पे टोटल इनकम हुआ ना ये, तो यहाँ पे आइडेंटिकल कंसेप्ट होगा टोटल रेवेन्यू। ये कंसेप्ट का नाम होगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्योंकि यहाँ पे 2000 इंटू कितना किया है? 15, तो ये हो गया प्राइस इंटू क्वांटिटी, और प्राइस इंटू क्वांटिटी वाला फॉर्मूला किसका है? टोटल रेवेन्यू का। उसके बाद में इंग्लैंड ने कुछ खरीदा कॉटन का इंडिया से और रेडीमेड गारमेंट बनाया एंड सोल्ड। किसको सोल्ड किया? मलेशिया को। देखो एक कंट्री के पास से खरीदना और दूसरे को बेचना, इसको इंटरपोर्ट, इसको इंटरपोर्ट ट्रेड ऐसा कहा जाता है। देखो इंटरपोर्ट ट्रेड, एक कंट्री के पास से खरीदा इंपोर्ट ट्रेड, दूसरे कंट्री को बेचा एक्सपोर्ट ट्रेड, और एक कंट्री के पास से खरीद के दूसरे कंट्री को बेचना, ये होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। तो अपन खाली यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई। क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे खाली कॉन्सेप्ट का नाम लिख रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करना है। टोटल रेवेन्यू को एक्सप्लेन करना है कितने पॉइंट्स में? 2 पॉइंट्स में। इसको भी एक्सप्लेन करना है कितने पॉइंट्स में? 2 पॉइंट्स में। पहला क्वेश्चन, अशोक पेड द टैक्स ऑन हिज इनकम एंड प्रॉपर्टी। देखो अशोक ने टैक्स भरा इनकम के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जो टैक्स इनकम और प्रॉपर्टी के ऊपर लगता है वैसे टैक्स को
डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब वो वाला टैक्स जो इनकम है वेल्थ के ऊपर भरा जाता है। तो यहाँ पे अपने को एक्सप्लेन करना है डायरेक्ट टैक्स। देखो ये जस्ट लाइक पजल है, अपने को कंसेप्ट खाली पहचानने का है। उसके बाद में बोला है, उसके बाद में अगला है राजू's फादर इन्वेस्ट हिज मनी इन अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इक्विटी एंड डेट में। इक्विटी एंड डेट में का इक्विटी एंड डेट कौन से मार्केट में आता है? दो ही टाइप के मार्केट है, एक है कैपिटल और दूसरा है मनी। इक्विटी एंड डेट जो होता है वो कैपिटल मार्केट में आता है, स्टॉक मार्केट। उसके बाद में पोअर पर्सन वांट्स टू बाय अ कार। एक गरीब आदमी है, वो कार खरीदना चाहता है, तो ये कभी डिमांड नहीं हो सकता। इसको आप लोग क्या बोलेंगे? डिजायर। ये ओनली डिजायर ही रहेगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज उसके पास इनकम ही नहीं कुछ, और कुछ अच्छा चीज खरीदना चाहता है, बड़ा चीज खरीदना चाहता है, तो ऐसे चीज को खाली डिजायर कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको दो दो पॉइंट्स में आपने कंसेप्ट तो पहचाना है, उसके आपको क्या बोलते हैं, उसका जो ये क्या तुम्हारा ये जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है। आगे डिस्टिंग्विश। तो एवरीवन नो, ये जो डिस्टिंग्विश हो तुम्हारा, ये जो डिस्टिंग्विश है कौन सा वाला? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ये आपका टॉपिक नंबर 3A से मिल जाएगा, बिकॉज ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है। देन आगे आउटपुट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, इनकम मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, ये तुम्हारा टॉपिक नंबर 7 में मिलेगा। दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है आपका, दैट इज डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। ये आपको मैंने टॉपिक नंबर 9 में बताया है, और वहां पे आपको कमर्शियल बैंक के फंक्शन में ये वाला क्वेश्चन है कि जो कमर्शियल बैंक है वो लोगों के पास से दो टाइप का डिपॉजिट लेता है, एक टाइम डिपॉजिट और दूसरा डिमांड डिपॉजिट। एक तो टाइम डिपॉजिट जो पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपे करना होता है, और डिमांड जब सामने वाला कंज्यूमर जब मांगेगा तभी उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। Then simple index and weighted index, that is from topic number 6, index number के दो टाइप्स है। Then stock versus supply, topic number 4, topic number 4। तो ये भी आपको मालूम पड़ा। आगे बढ़ रहा हूं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट, कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, टॉपिक नंबर 1। आंसर लिखते टाइम आपको पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देना है, और उसके बाद में उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी इंपॉर्टेंस है वो आपको लिखना है, और इसके ऊपर भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया है। देन एक्सप्लेन द रेशियो और परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टॉपिक नंबर 3B। इलास्टिसिटी गिनने के मार्केट में 3 मेथड से, यहाँ पे 2 मेथड्स पूछे। एनी 4 फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, टॉपिक नंबर 7 में से पूछा है। एक्सप्लेन एनी 4 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द मनी मार्केट इन इंडिया, दैट इज टॉपिक नंबर 9। मनी मार्केट कौन सा प्रॉब्लम को सामना करता है। एनी 4 एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सेप्शन ऑफ DMU, दैट इज टॉपिक नंबर 2। इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो आ चुका है। अगला क्वेश्चन, एग्री डिसएग्री। देखो ये वाले क्वेश्चन में ना सबसे पहले आपको एग्री की डिसएग्री वो लिखना पड़ता है। अगर आप एग्री की डिसएग्री को रॉन्ग आया तो आपके रीजन का कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले आपको एग्री की डिसएग्री वो परफेक्टली बताना पड़ेगा, फिर आप लोग उसके क्या बोल सकते हो रीजंस दे पाओगे। क्वेश्चन पूछा है देयर आर नो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। कितना पागल पूछा है, अरे लॉ ऑफ सप्लाई ऐसा कोई लॉ है क्या जिसमें एक्सेप्शंस नहीं है? तो इसके ऊपर आप एग्री हो जाओगे कि डिसएग्री हो जाओगे? ऑफ कोर्स उसने बोला है कि नो एक्सेप्शंस, तो इसका आंसर आ जाएगा डिसएग्री। आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, या आई डू नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। उसके बाद में बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट आर टू डिफरेंट
कंसेप्ट, यस ऑफ कोर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट दोनों एक दूसरे के डिफरेंट कंसेप्ट है, इसका एग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा टॉपिक नंबर 4 से और ये हो जाएगा तुम्हारा टॉपिक नंबर 10 से। देन आगे पूछा है इंडेक्स नंबर आर वेरी सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स, यस 100% एग्री। इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक नंबर अपन ने 6 में देखा है। टॉपिक नंबर 6 में देखा इंडेक्स नंबर के क्या क्या फायदे। देयर आर नो थ्योरेटिकल एंड थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नो बोलता है, नो। अरे इतना बड़ा क्वेश्चन लर्न किया है बाबा, प्लीज एग्री। टॉपिक नंबर 7 देखो कितना सारा क्वेश्चन टॉपिक नंबर 7 के, और थ्योरेटिकल क्या प्रैक्टिकल भी डिफिकल्टीज है। उसने बोला है नो डिफिकल्टीज, तो डिसएग्री होंगे क्योंकि उसके बहुत सारे डिफिकल्टीज है नेशनल इनकम गिनने के। उसके आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स, 100% एग्री, बिकॉज माइक्रो एंड मैक्रो ये दोनों एक दूसरे के कैसे टोटली अपोजिट है। टॉपिक नंबर 1 में माइक्रो बोलता है मैं छोटा हूं, लेकिन मैक्रो बोलता है मैं बड़ा हूं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के कैसे अपोजिट है। ये वाला एक क्वेश्चन आपको पेपर में आता है, 3 अलग अलग कंसेप्ट पूछे जाते हैं यहाँ पे, बता है। देखो एक तो आपको टेबल दिया जाता है जो ये दिख रहा है, नीचे फिर एक ग्राफ दिया जाएगा और एक पैसेज दिया जाएगा, उसके ऊपर से आपको आंसर लिखने हैं। पहला अपने को ये टेबल कंप्लीट करना है। मान लो किसी ने ये T1MU का टेबल है। अभी आपको पता है T1MU बोथ स्टार्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट, तो यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6 ही होगा, यहाँ पे भी 6 ही होगा। माय डियर स्टूडेंट, अभी ये इसमें कौन सा नंबर होना चाहिए जिसको इसमें से लेस करने के बाद ये आंसर आना चाहिए, नहीं तो क्या बोलते हैं, इसमें से ये लेस करने के बाद ये आना चाहिए। तो मान लो इधर 11 लिखा तो 15 में से 11 जाने के बाद 5 आएगा, क्योंकि एमयू का फॉर्मूला ही है 3 में से 2 को माइनस, तो 3 15 है, 2 11 है, तो 15 में से 11 जाएगा तभी कितना आ सकता है 5। इसके लिए वहां पे कितना आया 4। उसके बाद में अभी यहाँ पे कोई तो नंबर चाहिए जिसमें से ये लेस करने के बाद 1 आएगा, -1 आएगा, तो इधर 14 लिखना पड़ेगा। 14 में से 15 जाएगा तो -1 आ पाएगा। और आपको मालूम पड़ रहा है अभी ये 15 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 15 में से 15 जाएगा तो 0। when total utility is maximum, total utility maximum इधर है, सबसे ज्यादा है, then marginal utility is, तभी marginal utility कितना होता है 0। ये तो मैंने क्वेश्चन भी करा है इसके ऊपर का। देन आगे बोला है, ये तो कंप्लीट द टेबल बोला था, पहला क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया। व्हेन द टोटल यूटिलिटी फॉल्स, देखो टोटल यूटिलिटी देख फॉल्स हो गया, 15 से 15 हो गया। द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम, ये क्या बन गया ये नेगेटिव, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव। देखो ये कम हो गया तो ये नेगेटिव बन गया। सिंपल क्वेश्चन होते, ज्यादा हार्ड नहीं रहता इसके अंदर। चार क्वेश्चन पूछा, ये टेबल है आपके सामने, अपने को ट्रू है कि फॉल्स बताने का है, ट्रू है कि फॉल्स खाली बताने का है। डिमांड एट पॉइंट सी इज, डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। इधर सी पे उसको बोलने का है कि इधर डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है, तो डिमांड एट पॉइंट सी इज रिलेटिवली इलास्टिक नहीं है। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे यूनिटरी होता है, यहाँ पे इन इलास्टिक होता है, और यहाँ पे इलास्टिक होता है, और यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक, यहाँ पे रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो उसने बोला है कि यहाँ पे रिलेटिवली, इधर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। ये जो इलास्टिक है वो वहां पे चाहिए था इन इलास्टिक, तो ये फॉल्स है। देन डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी, यस 100% ट्रू, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है।
डिमांड, अरे सॉरी, इधर यूनिटरी है, ये वाला इधर क्या है, इधर इलास्टिक होना चाहिए था, तो उसने दिया है कि ये यूनिटरी है, तो यूनिटरी मैंने आपको बताया यूनिटरी डी पे, तो ये फॉल्स है। डिमांड एट पॉइंट डी, डिमांड एट पॉइंट डी है, इधर तो यूनिटरी चाहिए, उसने दिया इन इलास्टिक, तो ये भी 100% फॉल्स, ये भी 100% फॉल्स है। देन आगे दिया है उसने, and the last one, demand at point A is a perfectly elastic, demand है, yes, जैसे अभी मैंने बोला perfectly elastic और ये perfectly inelastic, तो इसका आंसर 100% ट्रू आ जाएगा, 100% ट्रू। देन ये पैसेज है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, यहां पे मिल जाएगा। टू होम इंडेक्स नंबर एग्जैक्टली किसके लिए फायदेमंद है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, उधर लिख के दिया, स्कोप ऑफ इंडेक्स नंबर इज नॉट लिमिटेड, वो वाला इंडेक्स नंबर बहुत यूजफुल है। एक्सप्रेस योर ओपिनियन अबाउट द गिवन पैसेज, तो इसके ऊपर आप लोगों को आपका ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। देन ये आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड विद एक्सेप्शंस। देखो ऐसा कोई पेपर नहीं बनता जिसमें लॉ ऑफ डिमांड पेपर में नहीं पूछा था, तो मैंने बोला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक में भी, यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक नंबर 3A का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको लॉ का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, फिर लॉ का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर लॉ का तुम्हारा क्या बोलते हैं एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, उसमें शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, और देन ओनली आपको खाली एक्सेप्शंस लिखने हैं, अजम्पशंस से खाली पॉइंट लिखने का, उसको एक्सप्लेन नहीं करने का। देन एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मोनोपोली एंड इट्स फीचर्स, दैट इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 5, मोनोपोली एंड उसके फीचर्स, सिंपल आया था। Explain various reasons for the growth of public expenditure. This is from topic number 8. भारत सरकार का खर्चा बढ़ने के पीछे का, कोई भी गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ने के पीछे का क्या रीजन है, ठीक है। तो इसमें भी जितना आंसर है उतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये फुल लेंथ 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पेपर में आता है। तो आपको मैंने पूरे टॉपिक का यहाँ पे सॉल्यूशन और कौन से क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछे गए वो मैंने बताया है, और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया रहेगा, और आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इकोनॉमिक्स का पढ़ाई करो, और आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो।